मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा जारी है मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग यानी रजोनिवृत्ति के समय होने वाले रक्तस्राव पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रांजलि जी शर्मा। मैम, अब जैसे हमने पता लगा लिया कि इस तरह की ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो रहा है, तो निश्चित तौर से जो हमारी महिला है वो इससे निजात पाना चाहेगी, मतलब इसका उपचार चाहेगी। तो इस उपचार के विषय में आपकी क्या सलाह है? इसके जो उपचार है उसे अपन 3 पार्ट में हम लोग विभाजित करेंगे। एक पार्ट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, दूसरा होता है मेडिसिन या दवाइयों द्वारा उसका जो ब्लीडिंग का पैटर्न है उसको नियमित करना, या फिर हमेशा के लिए यदि वो बंद हो सके तो बंद करना। तीसरा पार्ट होता है सर्जिकल। ये ऑप्शन बहुत कम लोग लेना चाहते हैं, पर सर्जिकल मतलब जो यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है उस यूट्रस को बाहर निकाल लेना। पहले मैं दवाइयों के बारे में बता दूं। इसमें दवाइयों में जब विशेषज्ञ या डायग्नोस कर लेता है कि इनका अंदर का अस्तर जाड़ा हो रहा है, तब वो अस्तर को पतला करने के लिए, हार्मोनल डिस्टर्ब को करेक्ट करने के लिए हार्मोन्स की मदद ली जाती है। हार्मोन की कुछ गोलियां हैं जो मरीज़ को दी जाती है। इस गोलियों के बारे में एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इन गोलियों का समय पर सेवन करना जरूरी है। इसे अपने विशेषज्ञ से ध्यानपूर्वक इसकी जानकारी ले ले, इसे लिख कर रखें। समय के बारे में और एक बात जो मैं अपने पेशेंट से बार बार कहती हूँ वो यह है कि आप उस समय का जैसे सुबह 7 बजे लेना है तो सुबह 7 बजे का अलार्म मोबाइल में या फिर घड़ी में डालकर रख लें, ताकि 7 बजे की गोली ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 7:30 के बीच में आपकी हो जाएगी। उससे हार्मोन्स को नियमित होने में काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे ही हार्मोन्स में इंजेक्टेबल हार्मोन्स या फिर कॉपर टी के जैसे स्वरूप में, कॉपर टी के ऊपर हार्मोन चढ़ाई हुई, जिसे मरीना कॉपर टी कहते हैं, मरीना टी, इसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है। वहाँ पे लोकली वो हार्मोन रिलीज होकर या ब्लीडिंग के या फिर अंदर जो अस्तर बढ़ गया उसको कम करने में मदद करता है। ये इसके मेडिसिनल ऑप्शन हो गए। इसके साथ में कुछ और जैसी चीज़ें हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है या फिर उसको बाकी वीकनेस है, उसके लिए आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, इस चीज़ों का सेवन भी या फिर डॉक्टर सलाह देते हैं उनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके अलावा उस एज में कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन, इसकी दवाइयाँ या हार्ट के डिसीज़ की दवाइयाँ यदि पेशेंट को शुरू है, जो फिजिशियन ने उनको प्रिस्क्राइब की है, तो उसे बंद नहीं करना चाहिए। उसे भी वे नियमित रूप में लेते रहें। जैसे थायराइड की गोली लेना है तो उसे भी नियमित रूप से लेते रहें। तो ये सब दवाइयों को हार्मोन की दवाइयों के साथ में ही लेते रहना चाहिए, उसे बंद नहीं करना चाहिए। हार्मोन की जो गोलियाँ होती है उसे यूजुअली कुछ खा पी कर लिया जाता है, क्योंकि वो खाली पेट लेने से काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी करेगी। एसिडिटी ज़्यादा होने पर पेशेंट के चांसेस है कि वो उस गोली को नियमित ना ले, तो उसे कुछ ना कुछ खा कर लेना चाहिए। इसमें मैं पेशेंट्स को यह सलाह देती हूँ कि कुछ दिनों तक खाली पेट रहने का या फिर उपवास वगैरह करने की चीज़ों को कुछ दिनों तक या जब तक हार्मोन की ट्रीटमेंट चालू है इन चीज़ों को टाल दें। इससे आपके दवाई लेने की जो प्रोसीजर उसमें नियमितता रहेगी। विशेषज्ञ इन दवाई लेने के लिए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इसकी सलाह देते हैं और उनके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया ड्यूरेशन यह हमें फॉलो करना चाहिए। दर्शक, मैम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमसे बता रही है कि इस उम्र में किसी भी महिला के उसके पीछे जो बहुत सारी कमिटमेंट्स, जिम्मेदारियां हैं, तो उसमें एक बहुत आसान से कारण मिल जाता है कि उसे टाइम नहीं मिला, भूल गई हैं और दवाइयों के सेवन में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी यानी अनियमितता आ जाती है। एक बहुत ही साधारण लेकिन दिलचस्प तरीके में मैंने बताया कि अगर अलार्म लगा के वो इस चीज़ को कर लें तो उस चीज़ को नहीं भूलेंगी और इसे वो अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर ले तो ये उन्हें बोझ नहीं लगेगा, बल्कि दवाइयों के सेवन से जो उनको आराम मिलेगा तो ये उनके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। मैम, मान लीजिए कि अगर दवाइयों से नहीं हुआ और आपने ऑपरेशन की चर्चा की है, तो निश्चित तौर से ऑपरेशन अपने आप में सुनने में कोई भयानक लगता है, शायद ही कोई इसे पसंद करे, पर जिन स्थितियों में अनिवार्य होता है तो ये ऑपरेशन क्या होता है, किन परिस्थितियों में हमें इसे जरूरी मानना चाहिए? इसके ऑपरेशन में एक तो अंदर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अस्तर को डीएनसी करके निकाल लिया जाता है। दूसरा एक ऑप्शन आता है कि अंदर के अस्तर को जला दिया जाता है, एंडोमेट्रियल अब्लेशन। आखिरी जो ऑप्शन रहता है वह जो गर्भाशय की थैली है या यूट्रस है उसको सर्जरी द्वारा बाहर निकाल लिया जाए। तो यदि थैली ही निकल जाती तो ब्लीडिंग उसको नहीं होगी। तो इस तरीके का ये इसका ऑपरेशन होता है।
तरीके आप पूछेंगे क्या? हाँ, तो बताओ इसके सब। ये ऑपरेशन के अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक तरीका जो काफ़ी सालों से या पुराने चला आ रहा है वह है पेट पर एक चीरा देकर या इंसिजन देकर वह थैली को निकालना। इसे लेप्रोटॉमी कहा जाता है। कुछ केसेस में विशेषज्ञ आपको सलाह देते हैं कि पेट पर केवल 2 छेद कर लेप्रोस्कोपी या दूरबीन की जो ऑपरेशन होते हैं उससे वो निकाला जा सकता है। तीसरी टेक्निक जो है जिसमें बगैर चीर फाड़ किए नीचे से बिन टाकों का जो ऑपरेशन, पेट पर कोई टाके नहीं पड़ेंगे पर वो नीचे से निकाल लिया जाएगा। ऐसे इसके तरीके हैं। अब ये तरीकों का जो डिसीजन है कि किस पेशेंट में कौन सा तरीका हमें अपनाना चाहिए, मैं एक सलाह सभी पेशेंट को देना चाहूँगी कि ये जो डिसीजन है कि मोड ऑफ, ये डिसीजन डॉक्टर पर छोड़ देना चाहिए। हर स्त्री की अपनी शारीरिक संरचना अलग होती है, उसके साथ में को एग्जिस्टिंग डिसीजेस सभी में अलग है। कई बार ऐसा होता है कि महिला हमारे पास आती है कि हमारे पड़ोसन का ये ऑपरेशन इस तरीके से हुआ है तो मुझे भी इस तरीके के करके जाना है, जबकि उसकी केस के लिए वो सूटेबल नहीं है। ऐसी केस में मेरी ये सलाह है कि आप अपने विशेषज्ञ से पूछ लें कि हमारी केस में कौन सा ऑपरेशन ठीक रहेगा एंड उनको डिसाइड करने दीजिए। वो जब बताते कि आपकी केस में ये ऑपरेशन ठीक रहेगा तो बेटर गो बाय दैट टेक्निक ऑफ ऑपरेशन, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑपरेशन होने के बाद में भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कुछ सलाह है या फिर कुछ बार बार नियमित जांच करना आवश्यक है। इसका पूरा डाटा आप डॉक्टर से लिख के लीजिए और उसको नियमित रूप से फॉलो कीजिए। दर्शकों, हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा एक सूचना होती है कि आप जब कभी भी किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो अपनी पूरी बीमारी, उस होने वाला उपचार और उससे होने वाले खर्च पूरी जानकारी पहले ले लीजिए। अपनी जितनी शंकाएं, जितने प्रश्न हैं, जितनी जिज्ञासाएं, सभी का समाधान कर लीजिए। लेकिन जिससे मैडम बता रही हैं कि मान लीजिए अगर 3 तरीके हैं तो तीनों की तीनों तरीके एक ही पेशेंट पर समान रूप से लागू जरूरी नहीं है। तो कौन सा तरीका उस विशेष पेशेंट के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, ये बजाय पेशेंट के विशेषज्ञ अगर निर्धारित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस मामले में हम अपना हर्ट, आग्रह, पूर्वाग्रह इन सबको छोड़ दें तो ये सभी के लिए हितकारक होगा। मैं जैसे हमने कारणों की जब हम चर्चा करें तो आपने बताया कि इनमें से बहुत सारे कारण हमारी जीवन शैली से संबंधित है, तो निश्चित तौर से अगर इनमें हम समुचित सुधार करें तो इनमें काफ़ी हद तक उपाय भी काम कर सकते हैं या हम इनसे बच सकते हैं। इस बारे में हमारे दर्शकों का आपका मार्गदर्शन क्या होगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्चुअली मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। यह एक्चुअली ट्रीटमेंट का सबसे पहला पार्ट है। लाइफस्टाइल इस एज पर 40 प्लस, उस एज पर आके हमारे शरीर में काफ़ी सारे बदल होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहला जो हार्मोन को डिस्टर्ब करता है वह चीज़ होती है मोटापा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। मोटापे का डायरेक्ट संबंध हमारे खान पान की आदतों से ज़्यादा होता है। खान पान की आदतों पर यदि हम ध्यान दें, थोड़ा उसे समझने लगे, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है इसकी एक बार थोड़ी सी जानकारी लें तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमें यदि बैलेंस डाइट शुरू करना है तो जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट है तो हम इसमें प्रोटीन्स की जो चीज़ें हैं उसे प्राधान्य देंगे। जैसे स्प्राउट्स है, किलॉग्स है, एग्स है, ये चीज़ें जो प्रोटीनस चीज़ें हैं इसके खाने पे हम ज़्यादा भर दें बजाय कि हम पोहा, उपमा या पराठे खाते हैं। ये सब जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं ये मोटापे को आमंत्रित करेगी, जिससे बीमारियों को और बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रोटीन की जब डाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाता है तो पेशेंट के ध्यान में आता है कि अब तक हम खा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती थी। इसके बाद आहार का जो प्रमाण है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उस प्रमाण को यदि हम कम करते जाएं, उसे हम मिताहार कहते हैं, तो हमें लाइफ की लॉन्गिविटी बढ़ाने में मदद मिलती है। मिताहार के लिए मैं पेशेंट्स को काफ़ी टिप्स देती हूँ इस बारे में कि आप जब खाना शुरू करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में खाने के बहुत भूख लगने पर खाना ना खाएं, बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा प्रोटीनाशियस फूड ज़्यादा इस टाइप के खाएं। खाने की शुरुआत में 1 गिलास पानी, 2-3 कटोरी दाल या छाछ, इस प्रकार की चीज़ पी लेने से हम नोट करेंगे कि हमारे जो खाने का सेवन रूटीन था उसमें से कुछ चीज़ों की, जैसे पराठों की मात्रा कम हो गई या फिर राइस की मात्रा कम हो गई, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। तो इससे निश्चित ही हमारे शरीर के हार्मोन के बैलेंस को मदद मिलेगी। प्रमाण कम करने से हमारा वजन नियंत्रित रहेगा। हमारे शरीर में जो हमारे खाने में जो हम शक्कर और नमक इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसकी भी मात्रा को नियंत्रण में रखना
एक स्पेसिफिक एज के बाद आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर्स तो आजकल सलाह देते कि या तो हर एज के लिए इसका जरूरी। नियंत्रण रखना जरूरी है। तो ये चीज़ बहुत महत्व करती है। इसके अलावा इसके बाद में हम आएंगे व्यायाम पर। सेडेंट्री या फिर सोई हुई लाइफस्टाइल, जिसमें सुबह उठ रहे हैं, नहा धो के खा पी रहे हैं, फिर सो रहे हैं, इसको हम सेडेंट्री, या फिर तुम्हारा जो चलना है वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित है, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई। थोड़ा सा लाइफस्टाइल को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि जिसमें हम भाग दौड़ काफ़ी करें। उसमें पहली चीज़ जो अच्छी आती है वो मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक को एक फैशन या फैड ना समझे, इसको हमारी लाइफस्टाइल की रूटीन में हमने डाल लिया तो इसको बहुत फ़ायदा हो जाता है हमको। हम काफ़ी लोगों को देखते तो हमको लगता है कि ये बड़े लोग हैं या फिर फैशन के लिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, बीपी के चेंजेस, शुगर, ये सब चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए अब महिलाओं को मैं सलाह दूंगी कि वे अपना ऊंची एडी के सैंडल वगैरह ना डाल के स्पोर्ट्स शूज़ या रनिंग शूज़ इस टाइप के कुछ डाल के वो मॉर्निंग वॉक करें। धीरे धीरे अपना वॉक के जो किलोमीटर है इसे बढ़ाते जाए, धीरे धीरे अपनी वॉक की स्पीड को धीरे धीरे रनिंग स्पीड पर, बीच में थोड़ा रनिंग स्पीड पर डाल दें। उसके अलावा इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यदि हम अपने एरिया के कुछ महिलाओं का ग्रुप बना लें कि वे 5-6 महिलाएं वे साथ में मॉर्निंग वॉक पर जा रही है, सेफ्टी का इशू हो जाएगा। दूसरी बात ऐसा है कि उनकी रेगुलरिटी काफ़ी आ जाएगी उसमें और उनको इस चीज़ों में आनंद आने लगेगा। एक से फिर उनको दूसरी और चीज़ व्यायाम के बारे में सूझने लगेगी। जैसे व्यायाम और करना है तो वो साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, काफ़ी महिलाएं जिम में जाती है, ये सब ग्रुप में करें तो इससे रेगुलरिटी काफ़ी मेंटेन रहती है। इसके बाद में हम जब आते हैं तो और एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महिलाओं में मैंने देखा है कि उनमें कुछ एक हिडन टैलेंट या कुछ कलाएं होती हैं जो बचपन में वो हॉबी करके उसको बाद में लाइफ में आने जब वो अपना उत्तरदायित्व निभाते निभाते वो चीज़ें भूल जाती है। तो ये एक सही टाइम रहता है कि वो अपने जो हॉबीज़ हैं, जैसे उनको किसी चीज़ की हॉबी थी, पेंटिंग की हॉबी थी, स्विमिंग की हॉबी थी या फिर उनको सिंगिंग की हॉबी है, तो इस हॉबी को दोबारा डेवलप करना शुरू करें। इससे मन को शांत करने, मेडिटेशन जैसा उसका असर होता है। उससे उनका हार्मोनल फ्लो काफ़ी बैलेंस हो जाता है। ऐसी हॉबीज़, गायन की हॉबीज़, एंड रियली इट विल गिव हार्मोनी टू योर हार्मोन्स। सो इसका इतना बड़ा महत्व है, तो इसको वापस से शुरू कर लेना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम अपने आप मुड़ जाते हैं। दर्शकों, जिन मुद्दों की डॉक्टर प्रांजल जी चर्चा कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी एज ग्रुप में या इस समस्या से ग्रस्त महिलाओं ने करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हर एज के लिए, हर महिलाओं के लिए, हर पुरुष के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अगर इन चीज़ों में हम लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे भावनात्मक कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है और इससे काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी बढ़ेगी। काफ़ी में हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को, हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके स्वभाव या पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ ऐसे पहलुओं से अवगत कराते हैं जो उनके लिए सूचना का काम करते हैं और प्रेरणा का भी काम करते हैं। हम जिस तरह से आपको देखते हैं और जिस तरह से आपसे सुना है कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी एज ग्रुप या किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी सहज हो जाती हैं और उनसे बहुत फ्रेंडली रिलेशन आपके डेवलप हो जाते हैं, आप इसका कारण क्या मानती हैं? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। ऐसा है कि जब मेरे सामने, मेरे पास में काफ़ी पेशेंट्स जब आते हैं, पेशेंट मेरे सामने बैठे रहते हैं या फिर वो कुछ प्रश्न पूछते हैं या कोई महिला अपनी समस्या लेकर आती है, तो मैं उस महिला में अपने रिश्तेदार को देखती हूँ। जैसे वो मुझसे बड़े एज ग्रुप की महिला है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे माताजी को यदि है तो मैं उसको किस तरीके से डील करूँगी, उसके और क्या सफरिंग्स हो सकते हैं, ये चीज़ मैं उसके बारे में जाकर सोचती हूँ। तो मुझे उस पेशेंट से जुड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। काफ़ी बार पेशेंट फॉलो भी खूब अच्छे से कर लेते हैं। दूसरा ये है कि जब भी मैं पेशेंट से या किसी भी मेरे अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में मिलती हूँ या उनसे डील करती हूँ, तब मैंने उनके कैटेगरीज कभी नहीं बनाए हैं। कोई मेरे लिए आम या कोई मेरे लिए खास नहीं है। मेरे यहाँ पर काम करने वाले सबऑर्डिनेट भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई बड़ा राजनेता या कोई अच्छी पोस्ट वाले जो है वो भी मेरे उतने ही फ्रेंड, मैं उनसे भी उतना ही सहजता से बात करूँगी।
इनसे बात करके मुझे आंतरिक आनंद बहुत मिलता है। जब हम उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं, एक सिंपल वे रखते हैं लाइफ के कि ठीक है ये भी ह्यूमन बीइंग है, अर्थ पर आए हैं, इनकी भी ज़िंदगी उतनी है जितनी मेरी है। इस तरीके से यदि आप ज़िंदगी को देखना शुरू करें तो ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आता है। तो दर्शकों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज डॉक्टर प्रांजल मैम ने हमें दिया है कि इंसान, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम एक साधारण उदाहरण लें कि उसके खून पर उसकी कोई जाति, रंग कुछ नहीं लिखा है, और यही खून जब किसी की जान बचाता है तो इंसान ही इंसान के काम आता है। मैडम ने इस गुण की चर्चा की, ये हम सभी के लिए एक उदाहरण है, एक अनुकरण का काम करता है। मित्रों, ये कार्यक्रम आपका अपना है। इस विषय में आपकी सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया, इनका हमें हमेशा से इंतज़ार रहा है। हम हमेशा से शुभकामना करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से अधिक कल्याणकारी और मंगलमय हो। अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। डॉक्टर प्रांजल शर्मा मैडम, एक बहुत ही अनूठे विषय पर एक बहुत आसान और रोचक तरीके से आपने हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किए हैं, उसके लिए हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। नमस्कार।